नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है एक व्यापारिक कंपनी की जो धीरे धीरे शासक बन बैठी, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये एक लंबी और कह सकते हैं उलझी हुई कहानी है जिसमें कई अहम पड़ाव हैं। प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, फिर दक्षिण में मैसूर से टक्कर, मराठों से संघर्ष, सिखों का पतन, सिंध और अवध का विलय, ये सब घटनाएं लगभग इसी क्रम में होती गईं और भारत पर अंग्रेजी पकड़ मजबूत होती चली गई। आज हम इस बड़ी कहानी के दो शुरुआती और बेहद जरूरी हिस्सों पर ध्यान देंगे, बंगाल और मैसूर। कैसे इन दो ताकतवर और दौलतमंद इलाकों में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत बंगाल से। आखिर बंगाल ही क्यों? उस वक्त बंगाल इतना खास क्यों था कि अंग्रेजों की नजर सबसे पहले वहीं पड़ी? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, 18वीं सदी के शुरुआत में बंगाल भारत का शायद सबसे अमीर सूबा था। जमीन बेहद उपजाऊ थी, नदियों का जाल व्यापार और आने जाने के लिए शानदार था। अच्छा। और समुद्री व्यापार, खासकर कपड़े का काम, रेशम, शोरा, चावल, यहाँ से दुनिया भर में सामान जाता था। और जब दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी तो मुर्शिद कुली खान जैसे काबिल सूबेदारों ने बंगाल को लगभग एक आज़ाद रियासत जैसा बना लिया था। मुर्शिद कुली खान, ये नाम अहम है। इन्होंने क्या बुनियाद रखी बंगाल में? मुर्शिद कुली खान को मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने सूबेदार बनाया था। उन्होंने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की, प्रशासन सुधारा और एक तरह से अपने खानदान का राज शुरू किया। वंशानुगत शासन कह सकते हैं। हाँ, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए, जो उनके नाम पर ही बसा। किसानों की भलाई के लिए तकावी ऋण यानी एडवांस लोन की व्यवस्था की। लेकिन यहीं पर एक और चीज हुई जो आगे चलकर बड़ी समस्या बनी। वो क्या थी? वही मुगल बादशाह फर्रुख सियर का 1717 का शाही फरमान, रॉयल डिक्री जिसे कहते हैं। हाँ, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट दे दी, बस सालाना 3000 रुपए के बदले में। टैक्स फ्री ट्रेड, महज 3000 रुपए में। हाँ। ये छूट उस वक्त तो शायद छोटी लगी हो, पर इसने आने वाले नवाबों और कंपनी के बीच झगड़े की जड़ बो दी। अच्छा, तो ये वो रियायती से जिसका आगे चलकर गलत इस्तेमाल हुआ। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया? अली वर्दी खान का भी जिक्र आता है। हाँ, मुर्शिद कुली खान के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन और फिर बेटे सरफराज खान नवाब बने। लेकिन 1740 में गिरिया की लड़ाई हुई, गिरिया वॉर। उसमें सरफराज को हराकर अली वर्दी खान ने सत्ता हथिया ली। अली वर्दी खान ये कैसे शासक थे? अली वर्दी खान काफी समझदार शासक थे। उन्होंने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, नाम मात्र का भी नहीं। बंगाल को पूरी तरह स्वतंत्र बना लिया और अंग्रेजों को लेकर उनकी नीति बड़ी मशहूर है। कौन सी नीति? उन्हीं यूरोपियों, खासकर अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। बी हाइव से कहा था कि अगर इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी, मतलब व्यापार से फायदा पहुंचाएंगी, लेकिन अगर छत्ते में हाथ डाला तो काट काट कर मार डालेंगे। वाह, मतलब उनकी ताकत समझते थे और उनसे एक दूरी बनाकर रखना चाहते थे। ये तो काफी दूर की सोच थी जी। लेकिन उनके बाद हालात बिगड़ गए जब सिराजुद्दौला नवाब बने। बिल्कुल। अली वर्दी खान के नाती सिराजुद्दौला जब 1756 में नवाब बने, तब तक अंग्रेज काफी ताकतवर हो चुके थे और अपनी मनमानी करने लगे थे। सिराज युवा थे, शायद थोड़े गर्म मिजाज भी। उन्हें कंपनी की 3 बातें खटक रही थी। एक, कंपनी बिना इजाजत कलकत्ता की किलेबंदी फोर्टिफिकेशन कर रही थी। हाँ। 2, वो मुगल बादशाह के नाम पर अपने सिक्के ढाल रहे थे, कॉइन मिंटिंग। और 3, सबसे बड़ी बात, वो शाही फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे, टैक्स फ्री ट्रेड का मिसयूज। दुरुपयोग कैसे? मतलब क्या कर रहे थे वो? मतलब कंपनी के कर्मचारी उस टैक्स फ्री पास, जिसे दस्तक कहते थे, उसका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। इससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। ओह, अच्छा। सिराज ने इन सब पर रोक लगाने को कहा, लेकिन कंपनी ने नवाब के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। बस यहीं से टकराव बढ़ गया और सिराज ने गुस्से में आकर कलकत्ता पर हमला कर दिया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और इसी हमले से जुड़ी है वो ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल फिनोमेनन, जिसके बारे में बहुत सुना है। हाँ, हालांकि इस घटना पर काफी विवाद है।
कंपनी के एक कर्मचारी J.Z. हॉलवेल ने लिखा कि नवाब के सैनिकों ने 146 अंग्रेज कैदियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी बताए गए, जून की गर्मी में एक बहुत छोटी सी दमघोटों कोठरी में रात भर बंद रखा। 146 लोग एक छोटी सी कोठरी में? हाँ, हॉलवेल के मुताबिक। और सुबह जब दरवाजा खोला गया तो उनमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। ये 20 जून 1756 की बात है। पर देखिए, कई इतिहासकार हॉलवेल के बताए आंकड़ों और पूरी कहानी पर शक करते हैं। अच्छा। हाँ, इसे अंग्रेजों द्वारा बढ़ाया चढ़ाया गया प्रचार मानते हैं, ताकि सिराज को बदनाम किया जा सके और बदले की कार्रवाई को सही ठहराया जा सके। तो इसकी सच्चाई पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये एक विवादित पहलू है। इसके बाद क्या हुआ? कंपनी ने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अंग्रेज बच निकले उन्होंने पास के फुल्टा द्वीप पर शरण ली। फुल्टा द्वीप? हाँ, खबर मद्रास पहुंची और वहां से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन सेना लेकर बंगाल आए। क्लाइव आ गए? हाँ, क्लाइव आ गए। उन्होंने आते ही कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला पर दबाव पड़ा और उन्हें फरवरी 1757 में अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर? हाँ, कलकत्ता का नाम सिराज ने बदलकर अलीनगर रख दिया था। इस संधि में अंग्रेजों की लगभग सारी मांगें मान ली गई, किलेबंदी की इजाजत, सिक्के ढालने का अधिकार और वो सारी व्यापारिक छूटें। लेकिन क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं होंगे। यही मामला काफी पेचीदा हो जाता है, प्लासी की लड़ाई की तरफ बढ़ता है। सही कहा। क्लाइव समझ गया था कि सिराज को हटाए बिना बंगाल पर कब्जा नहीं हो सकता, और यहीं क्लाइव की कूटनीतिक चाल या कहें साजिश सामने आती है। उसने लड़ाई मैदान में लड़ने से पहले नवाब के दरबार में लड़ ली। उसने सिराजुद्दौला के कई बड़े अधिकारियों और सेनापतियों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अच्छा, कौन कौन थे इसमें? इनमें सबसे प्रमुख था नवाब का सेनापति मीर जाफर, जिसे नवाब बनाने का लालच दिया गया। साथ ही बंगाल के बड़े साहूकार जगत सेठ, व्यापारी अमीर चंद, सेना के दूसरे अधिकारी राय दुर्लभ और नवाब की खाला घसीटी बेगम भी इस साजिश में शामिल हो गए। तो प्लासी, जो 23 जून 1757 को लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी, वो असल में लड़ाई थी ही नहीं। बिल्कुल, वो एक लड़ाई के नाम पर धोखा था, एक तयशुदा मैच जैसा। नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में लड़ाई में उतरा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। कमाल है। सिर्फ कुछ वफादार सैनिक जैसे मीर मदान और मोहन लाल बहादुरी से लड़े, लेकिन मारे गए। सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, बाद में उन्हें पकड़कर मार दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी अंग्रेजों की सैन्य विजय नहीं, बल्कि कूटनीतिक साजिश की जीत थी। डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी वो। और इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रख दी। तो प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? बंगाल पर क्या असर पड़ा इसका? नतीजे बहुत दूरगामी थे। मीर जाफर को वादे के मुताबिक बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो असल में अंग्रेजों की कठपुतली था, पपेट नवाब। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का अधिकार मिल गया। कलकत्ता के पास 24 परगना का इलाका, 24 परगना एरिया, कंपनी को जमींदारी के तौर पर मिला। और पैसा? से उत्पन्न सेना नायक या कमांडर ऑफ हेवन कहा जाने लगा। इसी जीत ने अंग्रेजों का हौसला इतना बढ़ा दिया कि वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि किंग मेकर बन गए थे। यहीं से ब्रिटिश डोमिनेंस की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ये कठपुतली नवाब मीर जाफर जी भी अंग्रेजों को ज्यादा दिन पसंद नहीं आए। हाँ, अंग्रेजों की मांगें बढ़ती जा रही थीं और मीर जाफर उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे। खजाना खाली हो रहा था। अंग्रेजों को शक हुआ कि मीर जाफर डचों के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, डच लोगों के साथ। अच्छा। तो 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया और उनके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम उस समय के गवर्नर वेंसिटार्ड ने इसे बंगाल की क्रांति या बंगाल रिवॉल्यूशन कहा। हालांकि सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण था, कोई वास्तविक क्रांति नहीं थी। मीर कासिम थोड़े अलग साबित हुए शायद। उन्होंने कुछ अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की। मीर कासिम, हाँ, वो अलीवर्दी खान के बाद शायद सबसे योग्य नवाब थे। वो अंग्रेजों के इरादे समझते थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, बिहार में, ताकि कंपनी के कलकत्ता वाले सेंटर से दूर रह सकें। ये चालाकी थी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन तर्ज पर ट्रेनिंग देने की कोशिश की। मुंगेर में तोपें और बंदूकें बनाने का कारखाना लगाया, आर्सेनल बनाया। और सबसे अहम कदम, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए
भारतीय व्यापारियों पर से भी सारे आंतरिक टैक्स हटा दिए। ओहो, इससे तो अंग्रेजों को मिर्ची लगी होगी, उनका फायदा खत्म हो गया। बिल्कुल, क्योंकि अब भारतीय व्यापारियों का सामान भी अंग्रेजों जितना ही सस्ता हो गया, जिससे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खतरे में पड़ गया। यही बात अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा, मीर कासिम और कंपनी के बीच फेर ठन गई और लड़ाइयां शुरू हो गईं। मीर कासिम को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। और यहीं से बक्सर के युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर की जमीन तैयार हुई। ये लड़ाई प्लासी से कैसे अलग थी? बहुत अलग। प्लासी एक साजिश थी, बक्सर एक असली जंग थी। मीर कासिम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली में बैठे नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक गठबंधन बनाया। 3 बड़ी ताकतें एक साथ। हाँ, मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों की मिलीजुली सेना का सामना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में अंग्रेजी सेना से हुआ, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो। इस बार कोई साजिश नहीं थी, ये एक असली सैन्य टकराव था। रियल एंड मिलिट्री विक्ट्री थी अंग्रेजों की, और इसमें अंग्रेजों ने इन तीनों ताकतों की संयुक्त सेना को बुरी तरह हरा दिया। तो बक्सर एक निर्णायक जीत थी अंग्रेजों के लिए, इसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, बक्सर की जीत ने प्लासी के अधूरे काम को पूरा कर दिया। इसने साबित कर दिया कि अंग्रेज सिर्फ साजिश से नहीं, बल्कि सैन्य ताकत में भी भारतीय शक्तियों से बेहतर हैं। इस जीत ने उत्तर भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने कंपनी को बंगाल का, कह सकते हैं, बेताज बादशाह बना दिया। आप इलाहाबाद की संधियों की बात कर रही हैं, ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद। जी हाँ, बक्सर के बाद क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया। उसने अगस्त 1765 में 2 संधियां की। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। बादशाह ने एक फरमान जारी करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दीवानी, इसका मतलब क्या था असल में? दीवानी मतलब राजस्व, टैक्स वसूलने और दीवानी मुकदमों, सिविल केसेस का फैसला करने का अधिकार, दीवानी राइट्स। वाह। बदले में बादशाह को सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना पेंशन मिली और इलाहाबाद और कड़ा का इलाका मिला, जो अवध से लिया गया था। सोचिए, मुगल बादशाह अब कंपनी का पेंशनर बन गया। अविश्वसनीय। और दूसरी संधि? दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। नवाब पर लड़ाई का हर्जाना लगाया गया 50 लाख रुपए। उन्हें कड़ा और इलाहाबाद का इलाका बादशाह को देना पड़ा। चुनार का किला, फोर्ट ऑफ चुनार, अंग्रेजों को मिला। और सबसे बड़ी बात, अवध को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी और कंपनी को अवध में भी टैक्स फ्री व्यापार की सुविधा मिल गई। मतलब अवध भी अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। तो दीवानी मिलने के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, डायरकी। ये क्या व्यवस्था थी? ये ट्राइब की एक और, कह सकते हैं, चाल थी। 1765 से 1772 तक चली इस व्यवस्था में बंगाल में 2 तरह का शासन था। दीवानी यानी पैसा वसूलने का काम, वित्त, फाइनेंस, वो कंपनी के पास, और निजामत यानी प्रशासन चलाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेशन, वो नवाब के पास। सुनने में तो ठीक लग रहा है। सुनने में शायद ठीक लगे, पर असल में ये बहुत खतरनाक और शोषणकारी व्यवस्था थी। अधिकार सारे कंपनी के पास थे, पैसा, लेकिन जिम्मेदारी सारी नवाब की थी। कंपनी ने टैक्स तो जमकर वसूला, पर लोगों की भलाई या प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नवाब बेचारे बेबस थे, क्योंकि उनके पास न पैसा था न असली ताकत। इसका मतलब जनता पिस रही थी बुरी तरह। बुरी तरह। ये दौर बंगाल के लिए भयानक लूट और अव्यवस्था का दौर था। इसीलिए इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इसे डाकुओं का राज कहा है, बैंडिट्स रूल। आखिरकार 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनकर आया, तो उसने इस दोहरी व्यवस्था को खत्म किया और कंपनी ने बंगाल का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ। तो इस तरह प्लासी की साजिश से शुरू हुई कहानी बक्सर की जीत और दीवानी मिलने के बाद बंगाल पर कंपनी के मुकम्मल राज पर खत्म हुई। बंगाल की कहानी तो समझ आ गई, कैसे एक व्यापारी कंपनी ने धीरे धीरे पूरे सूबे पर कब्जा कर लिया। अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं, मैसूर। इसका राज्य कैसे उभरा और अंग्रेजों से उसका टकराव क्यों हुआ? मैसूर की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, आपको याद होगा, 1565 में तालीकोटा का युद्ध,
बैटल ऑफ तालिकोटा। हाँ हाँ। उसके बाद कई छोटी रियासतें उभरीं। उन्हीं में से एक मैसूर था, जहां वोडियार वंश का शासन था, वोडियार डायनेस्टी। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते राजा कृष्णराज द्वितीय सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। असली ताकत दो भाई मंत्री नंदराज सर्वाधिकारी और देवराज दलवाई यानी सेनापति के हाथों में थी। और यहीं पर हैदर अली का प्रवेश होता है, एक सिपाही से शासक बनने तक का सफर। बिल्कुल। हैदर अली एक साधारण सैनिक के तौर पर भर्ती हुआ था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो तरक्की करता गया। वो डिंडीगुल का फौजदार बना, फौजदार ऑफ डिंडीगुल। उसने देखा कि मैसूर की सत्ता कमजोर हाथों में है और मराठे बार बार हमला करके राज्य को लूट रहे हैं। 1761 के आसपास उसने नंदराज को हटाकर मैसूर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने मैसूर को कैसे मजबूत किया? उसकी नीतियां क्या थीं? पॉलिसीज क्या थीं? हैदर अली बहुत दूरदर्शी था। उसने सबसे पहले सेना को मजबूत किया, उसे यूरोपियन तरीके से ट्रेनिंग दी। फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक अस्त्रागार आर्सेनल बनवाया। उसने प्रशासन सुधारा, अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। एक खास बात यह थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर समझदार बहुत था। अच्छा। और धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु था। रिलीजियस टॉलरेंस दिखाता था। उसने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को दान दिया। उसके सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की तस्वीरें मिलती हैं। तो फिर अंग्रेजों से झगड़ा क्यों हुआ जब वो इतना सब अच्छा कर रहा था? झगड़े की कई वजहें थीं। एक, मैसूर की ताकत बढ़ रही थी, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। दक्षिण में एक मजबूत शक्ति का उभरना। 2, हैदर अली के फ्रांसीसियों से अच्छे रिश्ते थे और अंग्रेज और फ्रांसीसी उस वक्त जानी दुश्मन थे। 3, मैसूर का मालाबार तट, मालाबार कोस्ट पर नियंत्रण था, जहां से मसालों का, स्पाइस ट्रेड का बहुत बड़ा व्यापार होता था, जिस पर अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे। इन्हीं वजहों से अंग्रेजों और मैसूर के बीच टकराव शुरू हुआ, जो 4 युद्धों तक चला, एंग्लो मैसूर वॉर्स। 4 युद्ध हुए, ये कब और कैसे हुए, संक्षेप में बताएं। पहला आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला। इसमें हैदर अली जीता। उसने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और उन्हें मद्रास तक खदेड़ दिया। अंग्रेजों को मजबूर होकर हैदर की शर्तों पर मद्रास की संधि करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। हैदर जीता पहले युद्ध में। हाँ, संधि में दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटाए और वादा किया कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। ये अंग्रेजों के लिए बड़ी बेइज्जती थी। लेकिन अंग्रेजों ने वादा नहीं निभाया होगा, है ना? बिल्कुल। जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, तो मद्रास की संधि के तहत अंग्रेजों को हैदर की मदद करनी चाहिए थी, पर वो नहीं आए। इससे हैदर अंग्रेजों से बहुत नाराज हुआ। फिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर कब्जा कर लिया, जो हैदर के संरक्षण में थी। इन सब वजहों से 1780 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस दूसरे युद्ध में क्या हुआ? ये युद्ध लंबा चला, 1780 से 84 तक। शुरुआत में हैदर को सफलता मिली, लेकिन 1781 में पोर्टो नोवो की लड़ाई, बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, में वो अंग्रेज जनरल आयरकूट से हार गया। फिर दिसंबर 1782 में युद्ध के दौरान ही हैदर अली की कैंसर से मौत हो गई। ओहो, युद्ध के बीच में ही? हाँ, लेकिन उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी। आखिरकार 1784 में मंगलोर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इससे युद्ध खत्म हुआ। इस संधि में भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए। नतीजा कह सकते हैं बराबरी का रहा। ये तो तीसरा युद्ध, इसमें तो टीपू सुल्तान की हार हुई थी, जहां तक मुझे याद है। हाँ, तीसरा युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस बार अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वही कॉर्नवालिस जिसने अमेरिका में हार का मुंह देखा था। उसने मराठों और हैदराबाद के निजाम को भी टीपू के खिलाफ अपने साथ मिला लिया। टीपू अकेला पड़ गया और हार गया। उसे 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो बहुत अपमानजनक थी। क्या शर्तें थी इस संधि के? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के तौर पर देने पड़े, और जब तक हर्जाना ना चुकाया जाए तब तक टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर रखना पड़ा। इसी संधि के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ये तो टीपू के लिए बहुत बड़ा झटका था।
आधा राज्य चला गया, बेटे बंधक बन गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। करने के लिए फ्रांस, तुर्की, अरब और अफगानिस्तान में अपने दूत भेजे। उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सहायता से स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था 1794 में, और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। टीपू सुल्तान की नीतियां अपने पिता हैदर अली से कितनी मिलती जुलती या अलग थीं? उनमें क्या खास था? काफी मिलती जुलती थी, लेकिन टीपू शायद ज्यादा इनोवेटिव था। उसने सेना के आधुनिकीकरण, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर बहुत जोर दिया। खासकर रॉकेट तकनीक, रॉकेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में वो अग्रणी माना जाता है। रॉकेट तकनीक उस जमाने में? हाँ, माना जाता है कि अंग्रेजों ने बाद में टीपू की रॉकेट तकनीक से ही सीखा। डिंडीगुल का शस्त्रागार तो था ही, उसने नया कैलेंडर चलाया, नए सिक्के जारी किए, नापतौल की नई प्रणाली शुरू की। उसने जागीर प्रथा, जागीर सिस्टम खत्म करके सीधे किसानों से लगान लेने की कोशिश की, ताकि बिचौलिए खत्म हो और राज्य की आमदनी बढ़े। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी उसने कई कदम उठाए। और पिता की तरह वो भी धार्मिक रूप से सहिष्णु था। श्रृंगेरी मठ को उसने दान दिया था। उसके सिक्कों पर भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, लेकिन अंग्रेज उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और इसी दुश्मनी का नतीजा था चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, द फाइनल वन। हाँ। उस समय भारत में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, जो सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस की नीति लेकर आया था। ये एक तरह से रियासतों को निहत्था करके उन पर कब्जा करने की नीति थी। उसने टीपू पर भी ये संधि थोपने की कोशिश की, लेकिन टीपू ने साफ इनकार कर दिया। वेलेस्ली को बस बहाना चाहिए था। 1799 में उसने मैसूर पर हमला कर दिया। और इस बार ई मैसूर का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया? हाँ, मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। उन्होंने मैसूर के पुराने वॉडेयर वंश के एक बच्चे को गद्दी पर बिठाकर उससे सहायक संधि कर ली। मैसूर का एक बड़ा हिस्सा सीधे अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। टीपू की मौत के बाद वेलेस्ली ने कहा था, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। यह दिखाता है कि मैसूर की हार अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी जीत थी। तो आज हमने देखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने पहले बंगाल में साजिश और फिर सैन्य ताकत के बल पर अपना राज कायम किया, और फिर दक्षिण में मैसूर जैसी मजबूत ताकत को खत्म करके अपना दबदबा बढ़ाया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, कि अंग्रेजों की सफलता में उनकी अपनी ताकत और चालाकी के साथ साथ भारतीय शक्तियों की आपसी फूट और कमजोरियों का भी बड़ा हाथ था। बिल्कुल। चाहे वो बंगाल में नवाब के दरबार की साजिशें हों, या फिर मैसूर का अपने पड़ोसियों मराठों और निजाम के साथ लगातार झगड़ते रहना, अंग्रेजों ने इन दरारों का खूब फायदा उठाया। ये सोचने वाली बात है कि अगर ये भारतीय रियासतें उस वक्त एक हो पातीं, अगर वो आपसी झगड़े भुलाकर एक साथ खड़ी होतीं, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद हाँ में हो सकता है। बहरहाल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मराठे, सिख, अवध, सिंध, अभी कई और अध्याय बाकी थे इस विस्तार की कहानी में। यकीनन उन पर बात हम आगे की चर्चाओं में जरूर करेंगे। आज बंगाल और मैसूर पर इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, और आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की कहानी को समझ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आईं और फिर कैसे अंग्रेजों ने बंगाल और मैसूर पर अपना दबदबा कायम किया। आज हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की कुछ और बड़ी ताकतों, मेरा मतलब है मराठा साम्राज्य, सिंध, पंजाब और अवध को अपने अधीन किया। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन चुकी थी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इन अलग अलग राज्यों पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या रणनीति अपनाई। हर जगह कहानी थोड़ी अलग है। कहीं युद्ध हुए, कहीं संधियां हुई, कहीं कूटनीति का इस्तेमाल हुआ, तो कहीं सीधे तौर पर विलय की नीति अपनाई गई। आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये विलय कैसे हुए और इनके पीछे असल वजह क्या थी। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत मराठा साम्राज्य से करते हैं। मराठा शक्ति, जिसने कभी मुगलों को सीधी टक्कर दी थी, वो 18वीं सदी में काफी मजबूत थी। हमने पहले पेशवाओं के दौर और उनकी बढ़ती ताकत पर बात की थी, है ना? हाँ, बिल्कुल की थे। बालाजी विश्वनाथ से लेके बाजीराव प्रथम और फिर बाजीराव नाना साहेब जैसे पेशवाओं ने मराठा प्रभाव को चरम पर पहुंचाया था।
लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो अहमद शाह अब्दाली के हाथों मिली हार, वो एक बहुत बड़ा झटका साबित हुई। इस हार ने न सिर्फ मराठों की सैन्य शक्ति को कमजोर किया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को भी भारी ठेस पहुंचाई। और शायद इसी हार के बाद मराठा सरदारों के बीच वो जो अंदरूनी मतभेद थे वो भी बढ़ने लगे। सही कहा, पानीपत की हार और फिर देखिए 1772 में योग्य पेशवा माधवराव प्रथम की असमय मृत्यु। उसके बाद मराठा राजनीति में काफी उथल-पुथल मच गई। पेशवा पद के लिए संघर्ष तेज हो गया। माधवराव के चाचा थे रघुनाथ राव, जिनको राघोबा भी कहते हैं। उन्होंने पेशवा बनने के लिए अपने ही भतीजे नारायण राव की 1773 में हत्या करवा दी। लेकिन नाना फडणवीस जैसे शक्तिशाली मराठा नेताओं ने इसका विरोध किया और नारायण राव के नवजात बेटे माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर दिया। यहीं से अंग्रेजों को मराठा मामलों में दखलंदाजी करने का, आप कह सकते, एक सुनहरा मौका मिल गया। अच्छा। और यहीं से पहले आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, उसकी जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। सत्ता से हटाए गए रघुनाथ राव ने मदद के लिए बंबई में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और 1775 में सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत, कर ली। हालांकि कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को मंजूरी नहीं दी थी, फिर भी युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठे एकजुट रहे और उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, खासकर वडगांव में। वहां तो अंग्रेजों को एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा था। कई सालों तक ये युद्ध चला और फिर 1782 में सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई, हुई। इस संधि से अंग्रेजों को सालसेट द्वीप मिला और हाँ, अगले 20 सालों तक शांति बनी रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि अंग्रेज मराठा राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बन गए। पर यह शांति स्थायी नहीं रही। तो फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, 1803 से 5 तक, वो किन परिस्थितियों में हुआ? इस बार भी कारण मराठों की आपसी रंजिशी बनी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो रघुनाथ राव का बेटा था, और दौलत राव सिंधिया के बीच तनाव चल रहा था। इसी बीच जसवंतराव होलकर ने पूना पर हमला कर दिया और पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को हरा दिया। डरे हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली और दिसंबर 1802 में बेसिन या बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन, कर ली। ये संधि एक तरह की सहायक संधि थी, सब्सिडियरी अलायंस। ये सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस, ये क्या व्यवस्था थी? सुनने में तो लगता है जैसे सुरक्षा देने वाली संधि हो। हाँ, देखने में तो यही लगता था, लेकिन असल में ये राज्यों की स्वतंत्रता छीनने का एक बहुत कारगर हथियार था। इस संधि के तहत पेशवा ने अपनी विदेश नीति का नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया, अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखने और उसका खर्च उठाने पर सहमत हो गया, और अपने दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट कहते थे, रखना स्वीकार कर लिया। बदले में अंग्रेजों ने बाहरी हमलों से उसकी सुरक्षा का वादा किया। जाहिर है सिंधिया और भोंसले जैसे दूसरे मराठा सरदारों ने उन्होंने इसे अपमानजनक माना होगा। बिल्कुल, उन्होंने इससे मराठा स्वाभिमान पर हमला माना और वे इसके खिलाफ हो गए। यानी इस संधि ने मराठों को एकजुट करने की बजाय और बांट दिया। क्या ऐसा हुआ? हाँ, अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाया। लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अपनी बेहतर सेना और रणनीति से सिंधिया को हराया। सूरजी अर्जन गांव की संधि हुई 1803 में, और भोंसले को भी हराया। देवगांव की संधि, वो भी 1803 में। दोनों को सहायक संधियां स्वीकार करनी पड़ी। बाद में होलकर को भी झुकना पड़ा। 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई। इस युद्ध ने मराठा शक्ति की कमर तोड़कर रख दी, सच में। और इसके बाद हुआ तीसरा और आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 से 19 तक। इसका क्या नतीजा निकला फिर? इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ये वॉरेन हेस्टिंग्स से अलग थे, कंफ्यूज मत होइएगा। वो मराठा शक्ति को पूरी तरह कुचल देना चाहते थे। उन्होंने बहाना बनाया पिंडारियों के दमन का। पिंडारी वो लड़ाके थे जो पहले मराठा सेनाओं के साथ होते थे, पर अब स्वतंत्र रूप से लूटपाट करते थे। हेस्टिंग्स ने इस अभियान की आड़ में पेशवा, सिंधिया और होलकर पर नई और भी अपमानजनक संधियां थोप दी, जैसे पूना की संधि 1817,
ग्वालियर की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने उसे किरकी, कोरेगांव और अष्टी की लड़ाइयों में बुरी तरह हरा दिया। तो इस युद्ध के साथ ही मराठा साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो गया। हाँ बिल्कुल। पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाकर पेंशन पर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। मराठा साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से को सीधे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। सतारा में शिवाजी के एक वंशज को नाम मात्र का शासक बना दिया गया। बस इस तरह आप देखें तो आपसी फूट, कमजोर नेतृत्व और अंग्रेजों की बेहतर सैन्य ताकत और कूटनीति, इन सब के कारण भारत की एक बड़ी शक्ति का पतन हो गया। मराठों के बाद अंग्रेजों का ध्यान सिंध की तरफ गया। सिंध का विलय भी काफी विवादास्पद माना जाता है, ऐसा क्यों? सिंध का विलय वाकई ब्रिटिश विस्तारवाद का एक काफी नग्न उदाहरण है। सिंध की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। खासकर रूस के मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंग्रेज चिंतित थे। वे अफगानिस्तान पर नियंत्रण चाहते थे और सिंध उसके रास्ते में पड़ता था। तो जो पहला आंग्ल-अफगान युद्ध हुआ 1839-42 में, उस दौरान अंग्रेजों ने सिंध के स्थानीय शासकों, जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर दबाव डाला। उनसे अपनी सेनाओं को उनके इलाके से गुजरने और रसद हासिल करने के लिए मजबूर किया था। यानी अमीरों ने अंग्रेजों की मदद की थी, फिर भी उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ कुछ दिलचस्प बात लग रही है। बिल्कुल यही हुआ। पहला अफगान युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बड़ी नाकामी साबित हुआ था। तो अपनी इस नाकामी का ठीकरा उन्होंने सिंध के अमीरों पे फोड़ने की कोशिश की एक तरह से। युद्ध खत्म होने के बाद लॉर्ड एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा। नेपियर ने अमीरों पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें उकसाया और फिर 1843 में मियानी और दाबो की लड़ाइयों में हराकर पूरे सिंध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। क्या उस समय भी इस कदम की आलोचना हुई थी अंग्रेजों में ही? हाँ, हुई थी। कई समकालीन अंग्रेजों ने भी इसे अन्यायपूर्ण माना था। चार्ल्स नेपियर ने तो खुद अपनी डायरी में बड़ी बेबाकी से लिखा था, जिसका सार कुछ ऐसा है: हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और ये एक बहुत फायदेमंद, उपयोगी और पूरी तरह से नीचतापूर्ण काम होगा। ये कथन साफ दिखाता है कि उस वक्त अंग्रेजों के लिए नैतिक मूल्यों से ज्यादा साम्राज्यवादी हित मायने रखते थे। सिंध के बाद अब उत्तर पश्चिम में पंजाब की बात करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के समय में वहां एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य कायम हुआ था। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह, जिनका शासनकाल लगभग 1801 से 1839 तक रहा, एक बहुत ही काबिल शासक और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अलग अलग सिख समूह, जिन्हें मिसल कहते थे, उनको एकजुट किया। वे खुद सुकरचकिया मिसल से थे और लाहौर को राजधानी बनाकर एक मजबूत राज्य की स्थापना की। उन्होंने एक आधुनिक यूरोपीय तर्ज की सेना भी तैयार की, जिसमें वेंचुरा और एलाड जैसे यूरोपीय जनरल भी शामिल थे। और हाँ, अफगान शासक शाह शुजा से उन्हें ही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था। रंजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध थे? क्या टकराव था? रंजीत सिंह अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को पहचानते थे, तो उन्होंने टकराव से बचने की कोशिश की। 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस संधि ने सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश इलाके के बीच की सीमा मान लिया। रंजीत सिंह की बुद्धिमत्ता और धर्मनिरपेक्ष सोच का अंदाजा उनके उस मशहूर कथन से लगता है। जब उनसे उनकी एक आंख की रोशनी न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ईश्वर चाहता था कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वाह! लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद पंजाब की स्थिति बदल गई, अस्थिरता आ गई। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता और साजिशों का दौर शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी वो उतने योग्य साबित नहीं हुए। दरबार गुटबाजी का शिकार हो गया और सेना, खासकर खालसा सेना, बहुत शक्तिशाली और थोड़ी अनुशासनहीन भी हो गई थी। रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे दिलीप सिंह। वो नाबालिग थे और उनकी माँ महारानी जिंद कौर संरक्षिका यानी रीजेंट के तौर पर शासन देख रही थीं। महारानी जिंद कौर एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी महिला थीं, लेकिन दरबारी षड्यंत्रों और बेलगाम सेना के कारण स्थिति संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।
अंग्रेज उनसे थोड़े सशंकित रहते थे और उन्हें पंजाब की मैसालीना कहकर बदनाम करने की कोशिश भी करते थे। अच्छा, इसी पृष्ठभूमि में फिर पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में। इसके क्या कारण थे? हाँ, कई कारण थे। एक तो अंग्रेज सिंध जीत चुके थे और उनकी नज़र अब पंजाब पर थी। सीमा पर ब्रिटिश सेना की गतिविधियां बढ़ रही थीं। उधर खालसा सेना नियंत्रण से बाहर थी। उसने सतलुज नदी पार कर ब्रिटिश क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। बस युद्ध छिड़ गया। मुदकी, फिरोज शाह, आलीवाल जैसी कई भयानक लड़ाइयां हुईं। सिख सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबराओं की निर्णायक लड़ाई, बैटल ऑफ सबराओं 1846 में, उसमें सिख सेना की हार हुई। इस हार का एक बड़ा कारण उनके अपने सेनापतियों लाल सिंह और तेज सिंह का विश्वासघात माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने अहम मौकों पर सेना का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों को अंदरूनी जानकारी भी दी। ओहो, इस युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या पंजाब का विलय हो गया उसी समय? नहीं, तुरंत विलय नहीं हुआ। सिखों को एक अपमानजनक लाहौर की संधि करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। इसके तहत उन्हें जालंधर दोआब मतलब सतलुज और ब्यास नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका वो अंग्रेजों को देना पड़ा। भारी हर्जाना देना पड़ा और सेना सीमित करनी पड़ी। हर्जाना न चुका पाने के कारण कश्मीर का इलाका डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। इसकी पुष्टि गुलाब सिंह के साथ हुई अमृतसर की संधि से हुई। दलीप सिंह को महाराजा बनाए रखा गया और जिंद कौर संरक्षिका बनी रहीं, लेकिन लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को नियुक्त कर दिया गया। उसी साल बाद में भैरोवाल की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। इसके जरिए महारानी जिंद कौर को संरक्षिका पद से हटा दिया गया और प्रशासन मतलब असल में ब्रिटिश रेजिडेंट के नियंत्रण वाली एक काउंसिल के हाथ में आ गया। तो इसका मतलब है कि पंजाब की स्वतंत्रता तो लगभग खत्म ही हो चुकी थी, नाम मात्र का शासन रह गया था। हाँ, काफी हद तक। और इसी असंतोष के कारण दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में। मुल्तान के गवर्नर थे मूलराज, उनका विद्रोह, फिर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या और महारानी जिंद कौर का अपमान और उनका निर्वासन, इन सब घटनाओं ने आग में घी का काम किया। रामनगर, चिलियांवाला और गुजरात में फिर भीषण लड़ाइयां हुईं। चिलियांवाला की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, ये बात है। लेकिन गुजरात की लड़ाई, जिसे तोपों की लड़ाई या बैटल ऑफ द गन्स भी कहते हैं, उसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। और इस बार अंग्रेजों ने कोई रियायत नहीं बरती होगी, सीधे विलय। बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तो इसी मौके की तलाश में था। मार्च 1849 में उसने पंजाब का पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया। महाराजा दिलीप सिंह को गद्दी से हटाकर पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए एक 3 सदस्यीय बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस थे। इस तरह रणजीत सिंह द्वारा स्थापित शक्तिशाली सिख साम्राज्य का अंत हो गया। मराठा, सिंध और पंजाब के बाद अब हमारी लिस्ट में अवध है। अवध का विलय कैसा हुआ? उसकी क्या कहानी है? अवध, जो आज के उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा है, वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरा एक महत्वपूर्ण राज्य था। अंग्रेजों के लिए ये शुरुआत में एक बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य की तरह था, मतलब उनके बंगाल प्रांत और उत्तर भारत की दूसरी ताकतों के बीच एक बचाव की दीवार जैसा। इसकी स्थापना 1722 के आसपास सादत अली खान प्रथम, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, उन्होंने की थी। अवध के नवाबों के अंग्रेजों से रिश्ते कैसे थे? शुरुआत से ही तरावपूर्ण थे? शुरुआत में मिले जुले थे, लेकिन समय के साथ अंग्रेजी दखल बढ़ता ही गया। नवाब शुजा-उद-दौला ने बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिया था, लेकिन हारने के बाद उन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी 1765 में, जिससे अंग्रेजों को कई रियायतें मिलीं। बाद के नवाब आसिफ-उद-दौला ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और वहां भव्य इमामबाड़ा बनवाया। लेकिन उनके समय में भी अंग्रेजों का आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता गया और उन्हें बनारस और फैजाबाद की संधियों के तहत और पैसा और इलाके देने पड़े। तो क्या अवध पर भी सहायक संधि थोपी गई थी, जैसे मराठों पर? हाँ, बिल्कुल।
1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने नवाब सादत अली खान द्वितीय पर सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। इसके नतीजे में अवध को अपनी सेना का बड़ा हिस्सा भंग करना पड़ा, अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए भारी रकम देनी पड़ी और रोहिलखंड और दोआब के बड़े और उपजाऊ इलाके अंग्रेजों को सौंपने पड़े। इससे अवध का राज्य लगभग आधा रह गया, उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई और वो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। नवाब अब सिर्फ नाम के शासक रह गए थे, असली ताकत तो ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में थी। तो फिर 1856 में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? जो वो पहले से ही अंग्रेजों के नियंत्रण में था, तो विलय क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर चीजें और पेचीदा हो जाती हैं। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, शासनकाल 1847 से 1856। लॉर्ड डलहौजी, जो विलय की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए कुख्यात था, जिसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्य हड़प लिया जाता था, वो अवध को भी मिलाना चाहता था। लेकिन वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी थे, तो ये नीति यहाँ लागू नहीं हो सकती थी। तब डलहौजी ने कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का बहाना बनाया। उसने ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउट्रम से एक रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें नवाब पर राज्य में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया गया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो क्या ये कुशासन का आरोप सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि नियंत्रण तो पहले से ही था? बहुत से इतिहासकार यही मानते हैं। उनका तर्क है कि 1801 की सहायक संधि के बाद से अवध की प्रशासनिक और आर्थिक दुर्दशा के लिए अंग्रेज खुद भी जिम्मेदार थे, कम से कम आंशिक रूप से। अवध का विलय बहुत विवादास्पद रहा और इसने स्थानीय लोगों, ताल्लुकदारों और खासकर ब्रिटिश सेना में काम करने वाले अवध के सिपाहियों में भारी गुस्सा पैदा किया और ये 1857 के महान विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक बना। तो हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने युद्ध, कूटनीति, सहायक संधि प्रणाली और विलय की नीति जैसे अलग अलग हथकंडे अपनाकर मराठा, सिंध, पंजाब और अवध जैसे बड़े भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका सीधा मतलब यह था कि 1857 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की मालिक बन चुकी थी, या तो सीधे शासन करके या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के जरिए। इन विलयों ने सिर्फ भारत का राजनीतिक नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि यहाँ के समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर भी दूरगामी असर डाला, जिसने आने वाले समय की दिशा तय की। हाँ, हर राज्य के विलय की अपनी कहानी है, अपनी वजह है। ये जानना जरूरी है कि कैसे भारतीय शक्तियों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और क्यों वे आखिरकार असफल रहीं। ये केवल राजाओं और नवाबों की कहानी नहीं, बल्कि उन बदलावों की कहानी है जिसने आम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित किया। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इन अलग अलग राज्यों को एक ही विदेशी शासन के अधीन लाने की प्रक्रिया ने अनजाने में ही सही उनमें एक साझा पहचान, एक साझा दुश्मन की भावना पैदा की? क्या इसी ने भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जमीन तैयार की? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।